स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सिंध पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी के बारे में जो गजनी वंश से संबंधित हैं, मोहम्मद गोरी के बारे में जो गोरी वंश से संबंधित है। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में किया गया। हाकिम अल हज्जाज ये अरब गवर्नर थे। इन्होंने 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदैक के नेतृत्व में समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बहाने राजा दाहिर, जो उस समय सिंध के शासक थे और ये चच के पुत्र थे, इनके खिलाफ दो सैन्य अभियान भेजते हैं, लेकिन दोनों ही अभियान विफल रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया गया अरबों के द्वारा। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे ये अरब साम्राज्य है, यहाँ पे आप मैप चित्र में देख सकते हैं मैप में, और ये सिंध का क्षेत्र है जहाँ पर इस समुद्री रास्ते के द्वारा यहाँ पर सिंध पर आक्रमण किया गया था। भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान तक के इलाके पर कब्जा कर लिया था। इनका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है? तो फारसी ग्रंथ है जशनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। सिंध में अरब शासकों ने जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है? तो ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का कर होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं गजनी वंश के बारे में, जिसे यामनी वंश भी कहते हैं। यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप ये मैप देखिएगा, ये सिंध का क्षेत्र है, इसी से संबंधित इसके, और यहाँ पे हिंदू शाही डायनेस्टी है, हिंदू शाही वंश का शासन है। तो इस तरफ से गजनी के लोग जो थे, गजनी वंश के जो लोग थे, वो भारत पर इस तरफ से आक्रमण करते हैं। तो आपको मैप को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखते हैं। 9वीं शताब्दी के अंत में समानिद, ये ईरानी मूल के थे। इन्होंने ट्रांसऑक्सियाना, खुरासन और ईरान के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये समानिद वंश है और ये ट्रांसऑक्सियाना, खुरासन और ईरान के क्षेत्र में आता है। समानिदों के उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तुर्की आदिवासियों के खिलाफ लगातार लड़ाई होती रहती थी। ये जो समानिद थे, ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये तुर्क, यहाँ पे इस क्षेत्र में तुर्क रहते थे, इनसे इनका लगातार युद्ध होता रहता था। और इसी संघर्ष के दौरान गाजी नामक एक नए प्रकार के सैनिक उभरे। ये जो समानिद वंश है, समानिद जो वंश है, इसी के अंतर्गत एक गाजी नाम के सैनिक उभरते हैं। ये नियमित सेनाओं के सहायक के रूप में कार्य करते थे और गाजी वेतन के लिए लूटपाट किया करते थे। लड़ाई के बाद कई तुर्क स्वयं मुसलमान बन गए। ये जो ऊपर आप तुर्क देख रहे हैं, जब समानिद से इनकी लड़ाई होती थी तो यहाँ पे इस क्षेत्र में भी गुलाम बना के लाए जाते थे। तो ये कई सारे तुर्क मुसलमान बन गए और इस्लामीकृत तुर्क इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक के रूप में उभरते हैं। समानी सूबेदारों में एक तुर्क गुलाम अलबतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। इन्हीं सूबेदारों में जो समानी सूबेदार यहाँ पर लाए गए तुर्क से जो गुलाम के रूप में, यहाँ पे ये एक नाम का था, ये अलबतगीन, और यही अलबतगीन गजनी वंश की स्थापना करते हैं। तो अब हम गजनी वंश के बारे में देखते हैं। अलबतगीन ये गजनी वंश के संस्थापक हैं, इनकी राजधानी थी गजनी। इसके बाद शासक बनते हैं सुबुक्तगीन। अलबतगीन का ये दास था और दामाद भी था। 977 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने पंजाब के विरुद्ध किया, जहां उसने शाही वंश के शासक जयपाल को हराया था। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये गजनी का साम्राज्य है और यहाँ पे छोटा सा साम्राज्य है, ये है शाही वंश का साम्राज्य। तो ये इसी के शासक थे जयपाल, इस पर हमला करते हैं और ये मैप है 1000 ईस्वी का। नेक्स्ट हम देखते हैं 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बनता है। महमूद सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। महमूद गजनवी था, जो महमूद गजनवी था, ये खुरासन का शासक था। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे 2 उपाधियां दी थी। यामीन उद दौला, इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरी उपाधि दी थी यमीन उल मिल्लाह, मुस्लिमों का रक्षक। गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। भारत पर गजनवी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो था धन की प्राप्ति करना, मध्य एशिया में शासन को मजबूत बनाना और साम्राज्य का विस्तार करना। महमूद गजनवी का उद्देश्य नहीं था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। इसके प्रमुख आक्रमण हैं 1000 से लेके 1027 के ईस्वी के मध्य में महमूद ने भारत पर आक्रमण किया है। जो प्रमुख आक्रमण है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण करता है पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के खिलाफ, और 1000 जो दूसरा आक्रमण करता है वो करता है 1001 ईस्वी में शासक जयपाल को इसमें पराजित करता है, और छठा आक्रमण करता है 1008 ईस्वी में हिंदू राजा आनंदपाल के खिलाफ, और इसी आक्रमण के दौरान इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है क्योंकि यह मंदिरों का विनाश करता हुआ चलता है। 12वां आक्रमण करता है 1018 से 1019 ईस्वी के मध्य मथुरा और कन्नौज पर। उस समय प्रतिहार राजा का शासन था वहां पर। 13वां आक्रमण करता है 1019 से 1020 ईस्वी के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के खिलाफ, और ये अकेले हिंदू शासक थे जिन्होंने सफलतापूर्वक इसके आक्रमण का प्रतिरोध किया था। 16वां आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर सौराष्ट्र में। उस समय वहां के राजा थे भीमदेव प्रथम। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति लूट ली। जब ये सोमनाथ मंदिर लूट के अपने देश जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने इस पे हमला किया और इसकी जो धन दौलत थी उसे कुछ लूट लिया था। और 17वां आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में। जो जाट इस पे हमला करते हैं इसे बदला लेने के लिए जाट शासक के खिलाफ, और ये भारत में इसका अंतिम आक्रमण होता है। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप इस मैप में गजनवी का साम्राज्य देख सकते हैं जो भारत में ये मथुरा, कन्नौज और यहाँ सोमनाथ पर आक्रमण करता है। तो ये इसके क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पे ये हमला करता है और यहाँ से धन संपत्ति लूट कर, अपार धन संपत्ति लूट कर अपने देश गजनी वापस ले जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, इसके दरबारी इतिहासकार थे उतबी। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरनी था। वह खीवा यानी प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अल बरनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया था। अल बरनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। फिरदौसी ये फारसी कवि थे, इन्हें पूर्व के होमर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने शाहनामा लिखा था। तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी था। बैहाकी संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। अब हम देखते हैं हिंदू शाही डायनेस्टी के बारे में। हिंदू शाही वंश जो यहाँ पे गजनवी साम्राज्य के पास में पड़ता है, इससे इनका युद्ध होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो इसके शासक हैं ये हैं जयपाल, इसके बाद आते हैं आनंदपाल, त्रिलोचन पाल और भीमपाल। इस राजवंश ने वर्तमान अफगानिस्तान में काबुल पर शासन किया था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद 3वीं से 9वीं शताब्दी तक यह गांधार का पुराना प्रांत था। इस राज्य को काबुल शाही वंश के शासकों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने काबुल पर शासन किया था, और बाद में जब उन्होंने अपनी राजधानी को हिंद में स्थानांतरित किया तो उन्हें हिंदू शाही वंश कहा गया। जयपाल ने गजनी के शासकों से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। पेशावर की लड़ाई में उसे सुबुक्तगीन गजनी के शासक की सेना ने चुनौती दी थी। आनंदपाल जयपाल के पुत्र थे। 1010 ईस्वी में चाच की लड़ाई के बाद गजनवी साम्राज्य के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो हिंदू शाही वंश से संबंधित आपको कुछ पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इससे आगे की कहानी। जब महमूद की मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में, इसके बाद एक शक्तिशाली मध्ययुगीन तुर्क फारसी सल्जूक साम्राज्य का उदय हुआ। मैप में आप देख सकते हैं ये सल्जूक साम्राज्य है और ये गजनवी का साम्राज्य है, और यहाँ पे ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इस तरफ ये भारत है मैप में।
सल्जूक साम्राज्य में सीरिया, इराक और ईरान शामिल थे। खुरासान पर नियंत्रण के लिए गजनवियों से उनका मुकाबला चल रहा था। ये जो सल्जूक साम्राज्य और गजनवी, इसके बीच में खुरासान था, इस पे शासन करने के लिए इन दोनों के बीच में युद्ध होता रहता था। एक लड़ाई में महमूद का बेटा मसूद सल्जूकों के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ और उसे पनाह लेने के लिए लाहौर आना पड़ा। गजनवी साम्राज्य अब सिकुड़कर गजनी और पंजाब तक सीमित रह गया था। इसके बाद आता है गौरी राजवंश। इसके बारे में देखते हैं। सल्जूक के बाद दो नई शक्तियां प्रमुखता से उभरी। ये है ईरान में स्थित ख्वारिज्मी साम्राज्य। ये जो मैप में आप देख रहे हैं, ये है ख्वारिज्म साम्राज्य। और उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान के गौर में स्थित गौरी साम्राज्य या फिर इसे गुरीद साम्राज्य भी कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये है गुरीद साम्राज्य। गौरी गजनी के जागीरदार के रूप में शुरू हुए, लेकिन जल्द ही खुद को मुक्त कर लिया। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन हसन ने की थी। सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौरी की शक्ति में वृद्धि हुई थी। 12वीं शताब्दी के मध्य के दौरान उन्होंने गजनी को तबाह कर दिया था। ये जो ईरान के ख्वारिज्मी साम्राज्य थे, इन्होंने ही इसे गजनी को तबाह कर दिया था। 1773 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी राजा बनता है। अब मोहम्मद गोरी के बारे में देखते हैं। ख्वारिज्मी साम्राज्य की बढ़ती ताकत ने गौरी के मध्य एशियाई साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दी। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये हरे कलर से ये ख्वारिज्म साम्राज्य है और ये गौरी का साम्राज्य है। जब यहाँ पे ख्वारिज्म साम्राज्य की ताकत बढ़ गई तो ये गौरी का साम्राज्य है, इसके विस्तार पे ये, क्योंकि ये अपनी ये पूर्व की तरफ तो पश्चिम की तरफ तो अपना विस्तार कर नहीं सकते थे, तो इसका कारण ये भारत की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं। ख्वारिज्म के शाह ने खुरासान यानी पूर्वी ईरान को, जो दोनों के बीच झगड़े की जड़ था, जल्द ही जीत लिया। ख्वारिज्म के राजा ने इसके चलते गौरियों को प्रसार के लिए भारत की ओर ही साम्राज्य विस्तार का विकल्प बचता है। भारत पर आक्रमण करने का इनका जो उद्देश्य था वो था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। जो गौरी वंश का जो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था वो था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। जिस समय यहाँ पर गौरी वंश का शासन था उस समय भारत में चंदेल थे, परमार थे। चालुक्य वंश का शासन था, गहड़वाल थे। इस तरफ यहाँ पे चंदेल, कलचुरी और यहाँ पे लखनौती और सेन का शासन था। तो ये मैप आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मोहम्मद गोरी से संबंधित अन्य टॉपिक। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। ये मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मुल्तान है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज तोती या फिर भीम तोती ने मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो गुजरात का क्षेत्र है, ये गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर आक्रमण किया था। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तराइन के बाद गोरी अपने भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन विजय प्राप्त क्षेत्रों को छोड़कर गजनी में वापस चला गया। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। कन्नौज विजय के बाद मोहम्मद गोरी के द्वारा चलवाई गई सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी और दूसरी तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ है। 1206 ईस्वी में वापस लौटते समय मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आता है, जो गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे बख्तियार खिलजी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो इसी क्षेत्र तक, यहाँ पे ऊपर के मैप में आप देख सकते हैं जो कुतुबुद्दीन है, यहाँ पे ये जो मोहम्मद गोरी था ये पूरे भारत पे अपना राज्य का विस्तार नहीं करता है, क्योंकि ये जो बंगाल का क्षेत्र है इस तरफ बख्तियार खिलजी शासन करता है। तो वो किस प्रकार से अपने राज्य का विस्तार करता है हम ये देख लेते हैं। बख्तियार खिलजी, इसने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने तो सोचा भी नहीं था। इस कार्य को गोरी के एक साधारण दास
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी को बनारस से आगे के कुछ क्षेत्रों का हाकिम नियुक्त किया गया। उसने इस बात का फायदा उठाकर बिहार में बार-बार धावे बोले। इन धावों के दौरान उसने बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध विहार नालंदा और विक्रमशिला पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। और ये बात है 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के मध्य की। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक सेन राजा लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था, लेकिन वह स्वतंत्र शासक की तरह राज्य करता रहा। तो ये आपको इससे संबंधित बख्तियार खिलजी से संबंधित कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो ये हुई थी 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो ये थे अरब के। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे उत्बी। ऑप्शन डी सही है। मोहम्मद बिन कासिम था, तो ये अरब के थे, और जो मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी था ये तुर्क थे। आपको ये ध्यान रखना है। शाहनामा का लेखक कौन था? तो ये थे फिरदौसी। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर कथन कारण दिया गया है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। यह कारण में आपको क्योंकि लगा कि इसे पढ़ना है, क्योंकि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। मैंने ऊपर बताया है कि वह भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे कथन सही है, यानी ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन इसमें सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चलदेव शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये थे विद्याधर। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो ये थे अलख्तगीन। ऑप्शन ए सही है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो ये थे अल बरूनी। ऑप्शन सी सही है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये थे अल बरूनी। ऑप्शन बी सही है। अल बरूनी भारत आया था, तो ये आए थे 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी सही है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, तो ये थे अल बरूनी। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे पहला सही नहीं है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही नहीं है। बाकी सभी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, वह संस्कृत का विद्वान था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? तो ये थे महमूद गजनवी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो ये थे मोहम्मद गोरी। ऑप्शन सी सही है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो ये किया था भीम तोती ने। ऑप्शन ए होगा। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये था चंदावर का युद्ध, जो हुआ था 1194 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है इसमें। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी सही है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी सही है। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो ये हराया था जयचंद को। ऑप्शन बी सही है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध था। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो ये थे मोहम्मद गोरी। ऑप्शन ए सही होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।